हेलो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं ये एडुटेरिया का बुक है। इसमें है चैप्टर नंबर 7 है, जिसमें है बिहार की राज्य व्यवस्था। इससे आप बिहार के एग्जाम में, जैसे बिहार एसएससी हो गया, इसमें देखते हैं देखेंगे कि 1 से 2 क्वेश्चन तो एकदम फिक्स रहता है। तो चलिए सबसे पहले इसमें हम देखेंगे पंचायती राज। बिहार का पंचायती राज, नगर पालिका, ये सब, जिसमें ग्राम पंचायत हो जाएगा, पंचायत समिति हो जाएगा, ये सब। तो चलिए देखते हैं पहले। यह है स्थानीय स्वशासन, जिसमें है पंचायती राज व्यवस्था। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वतंत्रता उपरांत ही 1947 ईस्वी में बिहार में पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में अधिनियम बनाया गया था। स्वतंत्रता के उपरांत ही 1947 ईस्वी में बिहार में पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में अधिनियम बनाया गया था। 73वें संविधान संशोधन के बाद बिहार सरकार ने बिहार पंचायती राज अधिनियम 1992 लागू किया गया। 73वें संविधान संशोधन के बाद बिहार सरकार ने बिहार पंचायती राज अधिनियम 1992 लागू किया। फिर है बलवंत राय मेहता की सिफारिश के अनुरूप त्रिस्तरीय व्यवस्था 2001 ईस्वी से कार्यरत हुआ है। बलवंत राय मेहता की सिफारिश से त्रिस्तरीय व्यवस्था 2001 से कार्यरत हुआ है। फिर आगे है पंचायती राज की व्यवस्था को अधिक सशक्त बनाने के लिए बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 लागू किया गया है। पंचायती राज व्यवस्था को और अधिक सशक्त बनाने के लिए बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 लागू किया गया है। फिर बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के अनुरूप मुख्य प्रधान निम्नलिखित है। जैसे पंचायती राज के 3 स्तर होता है, ग्राम पंचायत होता है, पंचायत समिति होता है, उसके बाद जिला परिषद होता है। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के मुख्य प्रधान निम्नलिखित है। जैसे कि पंचायती राज के 3 स्तर होता है, ग्राम पंचायत होता है, दूसरा हो गया पंचायत समिति होता है, तीसरा जिला परिषद होता है। फिर है महिलाओं के लिए सभी स्तरों पर 50% आरक्षण होगा। ये बिहार में है, महिलाओं के लिए सभी स्तरों पर कितना प्रतिशत आरक्षण होगा? तो 50% आरक्षण होगा। फिर आगे देखते हैं। पिछड़े वर्ग को सभी स्तरों एवं पदों पर अधिकतम 20% का आरक्षण होगा। महिला को कितना? तो 50% का आरक्षण होगा। और पिछड़े वर्गों के लिए कितना प्रतिशत का आरक्षण होगा? तो पिछड़े वर्गों के लिए 20% का आरक्षण होगा। फिर है अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्गों को सभी स्तरों पर जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण प्राप्त होगा। फिर है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग का सभी स्तरों एवं पदों पर कुल आरक्षण 50% से अधिक नहीं होगा। फिर है पंचायती राज के निर्वाचन पद धारकों को लोक सेवक का दर्जा प्राप्त होगा। पंचायती राज के निर्वाचक पद धारकों को किसका दर्जा प्राप्त होगा? तो लोक सेवक का दर्जा प्राप्त होगा। फिर है पंचायती राज का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के अधीन होता है। पंचायती राज का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के अधीन होगा। फिर है बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के अधीन ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद की संरचना विशेषताएं हैं। जैसे ग्राम सभा आ गया, पहले ग्राम सभा। तो ग्राम सभा के बारे में जानेंगे। तो यह पंचायती राज के अधीन सबसे बड़ी सभा होती है। पंचायती राज के अधीन सबसे बड़ी सभा कौन होती है? तो ग्राम सभा ही होती है। ग्राम सभा में गांव के सभी मतदाता सदस्य होते हैं। ग्राम सभा में क्या होता है? तो ग्राम सभा में गांव के सभी मतदाता होता है ना, वह सदस्य होता है। फिर ग्राम सभा की बैठक के लिए 2 बैठकों के बीच का अंतराल कितना होना चाहिए? तो 3 माह से अधिक का नहीं होना चाहिए। ग्राम सभा के बैठक के लिए 2 बैठकों के बीच का अंतराल
3 माह से अधिक नहीं होगा। 1 वर्ष में 4 बैठक अनिवार्य है। ग्राम सभा का 1 वर्ष में कितना बैठक होगा? तो ग्राम सभा का 1 वर्ष में 4 बैठक करना अनिवार्य है। फिर है ग्राम सभा के बैठक का आयोजन मुखिया द्वारा कराया जाता है। ग्राम सभा का कोरम यानी कि गणपूर्ति कुल सदस्यों का 1/20 होता है। ग्राम सभा का बैठक कौन आयोजित करता है? तो मुखिया आयोजित करता है, मुखिया के द्वारा आयोजित कराया जाता है। ग्राम सभा का कोरम यानी कि गणपूर्ति कितना होता है? तो कुल सदस्य का 1/20 होता है। फिर है आगे ग्राम सभा की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता संबद्ध ग्राम पंचायत के मुखिया द्वारा की जाती है तथा उनकी अनुपस्थिति में उप मुखिया द्वारा की जाती है। ग्राम सभा के प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता संबद्ध ग्राम यानी कि जहाँ से ग्राम सभा का बैठक होगा उससे संबंधित ग्राम पंचायत के मुखिया द्वारा की जाती है तथा उनकी अनुपस्थिति में उप मुखिया द्वारा किया जाता है। फिर है ग्राम सभा का मुख्य कृत्य यानी कि कार्य विकासात्मक कार्यों में सहयोग करना, लाभुकों की पहचान करना, अंशदान देना, सौहार्द बढ़ाना, निगरानी समिति द्वारा कार्यों का पर्यवेक्षण करना है। ग्राम सभा का मुख्य कार्य क्या है? तो ग्राम सभा का मुख्य कार्य है सहयोग, लाभुकों की पहचान करना, अंशदान देना, सौहार्द बढ़ाना, निगरानी समिति द्वारा कार्यों को पर्यवेक्षण करना, ये सब हो गया। अब आता है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत तो निर्वाचित मुखिया, उप मुखिया एवं वार्ड सदस्यों को मिलाकर 7,000 की जनसंख्या पर एक ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है। निर्वाचित मुखिया, उप मुखिया एवं वार्ड सदस्यों को मिलाकर कितना? तो 7,000 की जनसंख्या पर एक ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है। फिर है ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्षों का? तो 5 वर्षों का होता है। ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। ग्राम पंचायत का चुनाव उसके विघटन के 6 माह के अंदर पूरा कर लिया जाएगा। ग्राम पंचायत का चुनाव उसके विघटन के 6 माह के अंदर पूरा कर लिया जाएगा। फिर आगे है मुखिया की बात करते हैं तो इनका चुनाव प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है। मुखिया का चुनाव कैसे होता है? तो प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा होता है। उप मुखिया की बात करते हैं तो इनका चुनाव वार्ड सदस्यों के बहुमत द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव से होता है। उप मुखिया का चुनाव कैसे होता है? तो अप्रत्यक्ष चुनाव से होता है। कैसे? तो अप्रत्यक्ष चुनाव से वार्ड सदस्यों के बहुमत द्वारा होता है। बहुमत बराबर होने की स्थिति में परिणाम लॉटरी द्वारा होता है। उप मुखिया के चुनाव में अगर परिणाम बराबर हो जाए, बहुमत बराबर हो जाए तो लॉटरी के द्वारा इनका अथी किया जाता है। फिर वार्ड सदस्य की बात करते हैं तो प्रत्येक वार्ड के लिए एक वार्ड का चुनाव होता है। चुनाव प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है। प्रत्येक वार्ड के लिए एक वार्ड का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है। फिर प्रत्येक 500 जनसंख्या पर एक वार्ड सदस्य का निर्वाचन होता है। प्रत्येक 500 जनसंख्या पर एक वार्ड सदस्य का निर्वाचन होता है। फिर आगे देखते हैं मुखिया एवं उप मुखिया अपना त्याग पत्र किसको देगा? तो जिला पंचायत राज पदाधिकारी को देगा। जिला पंचायत राज पदाधिकारी को मुखिया तथा उप मुखिया अपना त्याग पत्र किसे देगा? तो जिला पंचायती राज पदाधिकारी को स्वयं लिख कर दे सकता है। फिर वार्ड सदस्य अपना त्याग पत्र स्वयं लिख कर मुखिया को दे सकता है, जिसके 7 दिन बाद उसका पद रिक्त हो जाएगा। जिसके 7 दिन बाद, कितने दिनों के बाद? तो 7 दिनों के बाद पद रिक्त हो जाएगा। वार्ड सदस्य अपना त्याग पत्र स्वयं लिखकर मुखिया को दे सकता है, जिसके 7 दिन बाद उसका पद रिक्त हो जाएगा। फिर है ग्राम पंचायत की बैठक के लिए गणपूर्ति सदस्यों की संख्या कितनी? कुल संख्या की आधी होगी। ग्राम पंचायत की बैठक के लिए गणपूर्ति सदस्यों की कुल संख्या की कितनी? तो आधी होगी। अब आते हैं ग्राम कचहरी के बारे में देखेंगे।
ग्रा, ग्राम कचहरी इसमें प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र में न्यायिक कृत्यों के लिए एक ग्राम कचहरी होती है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में न्यायिक कार्यों के लिए एक ग्राम कचहरी होती है। फिर है ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो सरपंच होता है। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो सरपंच होता है, जो प्रत्यक्ष मतदान द्वारा निर्वाचित होता है। सरपंच का निर्वाचन कैसे होता है? तो प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा होता है। फिर ग्राम पंचायत के सभी वार्ड से एक पंच सदस्य प्रत्यक्ष मतदान द्वारा निर्वाचित होता है। ग्राम पंचायत के सभी वार्ड से एक पंच सदस्य प्रत्यक्ष मतदान द्वारा निर्वाचित होता है। फिर है निर्वाचित पंच सदस्य एवं सरपंच अपने में से एक उप सरपंच का चुनाव अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा करता है। निर्वाचित पंच सदस्य एवं सरपंच अपने में से एक उप सरपंच का चुनाव अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा करता है। फिर है प्रत्यक्ष। प्रत्येक ग्राम कचहरी की सहायता के लिए एक सचिव एवं न्याय मित्र की नियुक्ति की जाती है। प्रत्येक ग्राम कचहरी की सहायता के लिए एक सचिव एवं न्याय मित्र की नियुक्ति की जाती है। फिर है सरपंच एवं उप सरपंच अपना त्याग पत्र जिला पंचायती राज पदाधिकारी को देता है। सरपंच एवं उप सरपंच अपना त्याग पत्र किसको देगा? तो जिला पंचायत राज पदाधिकारी को देगा। फिर है स्वयं लिखकर आवेदन देगा। फिर ग्राम कचहरी का कोई पंच अपना त्याग पत्र स्वलिखित आवेदन द्वारा चले आते हो हर रोज इन ख्वाबों में। अब जानेंगे पंचायत समिति के बारे में। तो प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति होती है। प्रखंड स्तर पर क्या होती है? तो पंचायत समिति होती है। प्रत्येक 5000 की जनसंख्या पर एक पंचायत समिति सदस्य का निर्वाचन होता है। प्रत्येक 5000 जनसंख्या पर एक पंचायत समिति का निर्वाचन होता है। फिर है पंचायत समिति सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है। पंचायत समिति सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है। फिर पंचायत समिति सदस्य निर्वाचन उपरांत अपने सदस्यों में से प्रमुख एवं उप प्रमुख का चुनाव करते हैं। पंचायत समिति सदस्य निर्वाचन उपरांत अपने सदस्यों में से प्रमुख एवं उप प्रमुख का चुनाव करते हैं। फिर प्रमुख एवं उप प्रमुख का चुनाव पंचायत समिति सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा किया जाता है। प्रमुख एवं उप प्रमुख का चुनाव पंचायत समितियों के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा किया जाता है। फिर प्रमुख होता है जो पंचायत समिति के बैठक की अध्यक्षता करता है। पंचायत समिति की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो प्रमुख होता है जो करता है। फिर है प्रमुख अपना त्याग पत्र लिखित रूप में अनुमंडल दंडाधिकारी को देता है। प्रमुख होता है जो अपना त्याग पत्र किसको देता है? तो लिखित रूप में अनुमंडल दंडाधिकारी को देता है। फिर उप प्रमुख अपना त्याग पत्र स्वलिखित रूप में प्रमुख को देता है। पंचायत समिति का सदस्य अपना त्याग पत्र स्वलिखित रूप में प्रमुख को देता है। उप प्रमुख अपना त्याग पत्र स्वलिखित रूप में किसको देता है? तो प्रमुख को देता है। और पंचायत समिति का सदस्य अपना त्याग पत्र स्वलिखित रूप में किसको? तो प्रमुख को देता है। अब आगे देखते हैं। अब आए जिला परिषद के बारे में जानते हैं। जिला परिषद, तो जिला स्तर पर जिला परिषद होती है।
जिला स्तर पर जिला परिषद होती है। जिला परिषद ग्राम पंचायतों एवं पंचायत समितियों के लिए नीति निर्धारण एवं मार्गदर्शन का काम करता है। जिला स्तर पर जिला परिषद होता है। जिला परिषद ग्राम पंचायतों एवं पंचायत समितियों के लिए नीति निर्धारण एवं मार्गदर्शन का काम करता है। फिर है जिला परिषद के सदस्य लगभग 50,000 की जनसंख्या पर प्रत्यक्ष मतदान द्वारा चुने जाते हैं। जिला परिषद के सदस्य लगभग कितना, तो 50,000 की जनसंख्या पर प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा चुने जाते हैं। जिला परिषद के निर्वाचित सदस्य अपने में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा करते हैं। जिला परिषद के निर्वाचित सदस्य अपने में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा करते हैं। फिर है अध्यक्ष अपना त्याग पत्र स्वलिखित रूप में जिला दंडाधिकारी को देता है तथा उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र स्वलिखित रूप में अध्यक्ष को देता है। अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देता है, तो स्वलिखित रूप में जिला दंडाधिकारी को देता है तथा उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र स्वलिखित रूप में अध्यक्ष को देता है। फिर आते हैं जिला परिषद का सदस्य अपना त्याग पत्र अध्यक्ष को देता है। जिला परिषद का सदस्य होता है जो अपना त्याग पत्र किसको देता है, तो अध्यक्ष को देता है। फिर है पंचायती राज के सभी जन प्रतिनिधियों के निर्वाचन एवं त्याग पत्र की विधियां, यानी कि निर्वाचित होने वाले हो गए और यानी देखिए निर्वाचन कैसे होता है जो दिया गया है, और त्याग पत्र किनको देंगे जो दिया गया है। तो मुखिया की बात करते हैं, तो मुखिया का निर्वाचन कैसे होता है, तो प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा होता है मुखिया का निर्वाचन। मुखिया अपना त्याग पत्र किसको देता है, तो जिला पंचायती राज पदाधिकारी को। मुखिया का निर्वाचन कैसे होता है, तो मुखिया का निर्वाचन प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है और अपना त्याग पत्र किसको देता है, तो जिला पंचायती राज पदाधिकारी को देता है। फिर है उप मुखिया की बात करते हैं, तो उप मुखिया का निर्वाचन कैसे होता है, तो अप्रत्यक्ष मतदान के द्वारा होता है। फिर है जिला पंचायती राज पदाधिकारी को ये अपना त्याग पत्र देता है। मुखिया हो जाए चाहे उप मुखिया हो जाए, अपना त्याग पत्र किसको देगा, तो जिला पंचायत अधिकारी को, जिला पंचायती राज अधिकारी को। फिर वार्ड सदस्य की बात करते हैं, तो वार्ड सदस्य का निर्वाचन होता है प्रत्यक्ष रूप से और वार्ड सदस्य अपना त्याग पत्र किसको देगा, तो मुखिया को देता है। वार्ड सदस्य अपना त्याग पत्र किसको देगा, तो मुखिया को देगा। फिर आते हैं प्रमुख की बात करते हैं, तो प्रमुख का चुनाव निर्वाचन होता है कैसे, तो अप्रत्यक्ष रूप से होता है और यह अपना त्याग पत्र किसको देगा, तो अनुमंडल दंडाधिकारी को देगा। प्रमुख होता है जो अपना त्याग पत्र किसको देगा, तो अनुमंडल दंडाधिकारी को। अब उप प्रमुख की बात करते हैं, तो उप प्रमुख का भी निर्वाचन होता है कैसे, तो अप्रत्यक्ष रूप से होता है और उप प्रमुख अपना त्याग पत्र किसको देगा, तो प्रमुख को देगा। उप प्रमुख अपना त्याग पत्र किसको, तो प्रमुख को देगा। फिर आते हैं पंचायत समिति को देखते हैं, तो पंचायत समिति सदस्य का निर्वाचन कैसे होता है, तो प्रत्यक्ष रूप से होता है। पंचायत समिति सदस्य का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है और पंचायत समिति का सदस्य अपना त्याग पत्र किसको देता है, तो प्रमुख को देता है। पंचायत समिति का सदस्य त्याग पत्र किसको, तो प्रमुख को देता है। अब जिला परिषद अध्यक्ष की बात करते हैं, तो जिला परिषद का अध्यक्ष का चुनाव होता है, निर्वाचन होता है अप्रत्यक्ष रूप से। कैसे चुना जाता है, तो अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है और जिला परिषद अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देता है, तो जिला दंडाधिकारी को देता है। फिर आते हैं जिला परिषद उपाध्यक्ष, इसका निर्वाचन कैसे होता है, तो अप्रत्यक्ष रूप से ही होता है और ये अपना त्याग पत्र किसको देता है, तो जिला परिषद अध्यक्ष को देता है। फिर आते हैं जिला परिषद सदस्य की बात करते हैं, जिला परिषद सदस्य का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। जिला परिषद सदस्य का चुनाव कैसे होता है, तो प्रत्यक्ष रूप से होता है और जिला परिषद का सदस्य अपना त्याग पत्र किसको देता है, तो जिला परिषद अध्यक्ष को देता है, जिला परिषद अध्यक्ष को। अब सरपंच की बात करते हैं, तो सरपंच का चुनाव कैसे होता है, निर्वाचन तो प्रत्यक्ष रूप से होता है। सरपंच अपना त्याग पत्र किसको देगा, तो जिला पंचायती राज पदाधिकारी को देता है। सरपंच अपना त्याग पत्र किसको देता है, तो जिला पंचायती राज पदाधिकारी को। उप सरपंच की बात करते हैं, तो उप सरपंच का निर्वाचन कैसे होता है, तो अप्रत्यक्ष रूप से होता है और अपना त्याग पत्र किसको देता है, तो जिला पंचायती राज पदाधिकारी को देता है। उप सरपंच भी अपना त्याग पत्र जिला पंचायती राज पदाधिकारी को देता है
उसके बाद पंच की बात करते हैं तो पंच का निर्वाचन होता है प्रत्यक्ष रूप से और ये अपना त्याग पत्र सरपंच को देता है। अब देखेंगे नगरीय प्रशासन। इसमें नगरीय क्षेत्र में स्थानीय सुविधाओं के उद्देश्य से नगर पालिका का गठन किया गया है। नगरीय क्षेत्र में स्थानीय सुविधाओं के उद्देश्य से नगर पालिका का गठन किया गया है। 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा बिहार में नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत के लिए बिहार नगर पालिका अधिनियम लागू किया गया। 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा बिहार में नगर निगम हो गया, नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत एवं के लिए बिहार नगर पालिका अधिनियम लागू किया गया। फिर है बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 में शहरी स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना नगर पंचायत, नगर परिषद एवं नगर निगम के प्रावधान किया गया। बिहार परिनालिका अधिनियम 2007 में शहरी स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना नगर पंचायत, नगर परिषद एवं नगर निगम का प्रावधान किया गया। फिर है नगर निकायों में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा 5 वर्षों के लिए सदस्यों का चयन किया जाता है। इसमें भी पंचायती राज के प्रावधानों के अनुरूप आरक्षण की व्यवस्था की गई है। नगरीय प्रशासन इसका 3 भाग होता है, एवं नगर निगम होता है, नगर परिषद और फिर नगर पंचायत। वर्तमान में बिहार में कुल नगर निकायों की संख्या कितनी है तो 261 है। वर्तमान में बिहार में कुल नगर निकायों की संख्या कितनी है तो 261 है। नगर निगम की संख्या के गो है तो 19 गो। बिहार में नगर निगम के गो है तो 19 गो है। नगर परिषद के गो तो 88 गो है। बिहार में नगर परिषद के गो है तो 88 गो और नगर पंचायत की गो है तो 154 गो। नगर पंचायत के गो तो 154 गो है। अब देखेंगे बिहार में न्यायपालिका। तो राज्य के न्यायिक व्यवस्था में उच्च न्यायालय पटना का स्थान शीर्ष पर है। राज्य की न्यायिक व्यवस्था में उच्च न्यायालय पटना का स्थान शीर्ष पर है। पटना उच्च न्यायालय का गठन भारत सरकार अधिनियम 1909 के अंतर्गत 3 फरवरी 1916 को किया गया था। पटना उच्च न्यायालय का गठन भारत सरकार अधिनियम 1909 के अंतर्गत 3 फरवरी 1916 ईस्वी को किया गया था। फिर है इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एडवर्ड मेनार्ड टेंस जेम्स केमियर थे। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे तो सर एडवर्ड मेनार्ड जेम्स केमियर थे। फिर है उच्च न्यायालय पटना में मुख्य न्यायाधीश सहित 29 न्यायाधीश तथा 14 अतिरिक्त न्यायाधीश हैं। उच्च न्यायालय पटना में मुख्य न्यायाधीश सहित 29 न्यायाधीश हैं तथा 14 गो अतिरिक्त न्यायाधीश हैं। बिहार के न्यायिक व्यवस्था में जिला एवं अनुमंडल स्तर पर अधीनस्थ न्यायालय हैं। बिहार में न्यायिक व्यवस्था में जिला एवं अनुमंडल स्तर पर अधीनस्थ न्यायालय हैं। फिर बात करते हैं प्रशासनिक व्यवस्था की। प्रशासनिक व्यवस्था तो प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए राज्य को प्रशासनिक रूप से विभाजित किया गया है। जैसे प्रशासनिक इकाई है इधर है और इधर प्रशासनिक उच्च पदाधिकारी। तो राज्य का उच्च पदाधिकारी कौन होता है, उच्च प्रशासनिक पदाधिकारी तो मुख्य सचिव होता है। उसी प्रकार से प्रमंडल की बात करते हैं तो प्रमंडल का तो उच्च प्रशासनिक उच्च पदाधिकारी कौन होता है तो आयुक्त होता है यानी कि कमिश्नर होता है। जिला में क्या होता है तो जिला में जिला पदाधिकारी यानी कि डीएम होता है। सबसे उच्च पदाधिकारी जिला में कौन होता है तो डीएम होता है। प्रमंडल में सबसे उच्च पदाधिकारी कौन होता है तो कमिश्नर यानी आयुक्त होता है। राज्य में सबसे उच्च पदाधिकारी कौन होता है तो मुख्य सचिव होता है। बात करते हैं अनुमंडल में तो अनुमंडल में सबसे उच्च पदाधिकारी कौन होता है तो अनुमंडल में उच्च पदाधिकारी अनुमंडल पदाधिकारी अर्थात एसडीओ होता है। प्रखंड में बात करते हैं प्रखंड या अंचल। इसमें सबसे
उच्च पदाधिकारी कौन होता है? तो प्रखंड विकास पदाधिकारी यानी कि बीडीओ होता है, तथा अंचल पदाधिकारी सीओ होता है, जो सबसे उच्च पदाधिकारी होता है प्रखंड में। प्रशासनिक दृष्टि से राज्य का प्रशासनिक प्रधान मुखिया सचिव मुख्य सचिव होता है। प्रशासनिक दृष्टि से राज्य का प्रशासनिक प्रधान कौन होता है? तो मुख्य चुनाव सचिव होता है। मुख्य सचिव सचिवालय का प्रधान होता है। मुख्य सचिव होता है जो सचिवालय का प्रधान होता है। मुख्य सचिव का समस्त विभागों पर नियंत्रण होता है। फिर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री का प्रधान सलाहकार होता है। मुख्य सचिव मंत्रिमंडल का भी सचिव होता है। वह मंत्रिमंडल की बैठक का प्रबंधन करता है। मुख्य सचिव मुख्यमंत्री का प्रधान सलाहकार होता है। मुख्य सचिव मंत्रिमंडल का भी सचिव होता है। वह मंत्रिमंडल की बैठक का प्रबंधन करता है। धन्यवाद। यहाँ पर पूरा खत्म हो गया, पंचायती राज को देख लिए। और आगे देखना होगा तो आगे भी तुरंत बढ़िया टॉपिक को देखकर वीडियो लाएंगे। धन्यवाद।